दोस्तों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर प्रदीप प्रसन्न। आप सबका स्वागत है हिंदी की बिंदी चैनल पर। हिंदी भाषा, हिंदी व्याकरण, हिंदी साहित्य संबंधित तमाम तरह के तथ्यात्मक टॉपिकों की जानकारी हम इस चैनल के माध्यम से देते हैं। आइए आज नया टॉपिक कुछ सीखते हैं। विद्यार्थियों, आज की वीडियो हम बना रहे हैं गांधी, नेहरू और यासेर अराफात। इस पाठ से संबंधित हिंदी साहित्य के लिए कक्षा 12 की अंतरा जो हिंदी की पाठ्य पुस्तक है उसके पाठ गांधी, नेहरू और यासेर अराफात, जो कि मूलतः भीष्म साहनी द्वारा लिखी गई उनकी आत्मकथा आज के अतीत का एक अंश है, उसके ऊपर आधारित है। हम पाठ का वाचन करेंगे, उसका अर्थ और भावार्थ बताएंगे, और जहाँ कहीं भी उसका प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कहीं जुड़ाव है तो उसको स्पष्ट करने की कोशिश करेंगे। तो आइए हम प्रारंभ करते हैं वीडियो। एक निवेदन, यदि आपने हिंदी की बिंदी चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएं ताकि कोई वीडियो आप मिस ना कर पाएँ। तो गांधी, नेहरू और यासेर अराफात। उन दिनों मेरे भाई बलराज सेवाग्राम में रहते थे। सेवाग्राम आप जानते हैं, जहां गांधी जी का निवास था, वर्धा में, वहां पर, जहां वे नई तालीम पत्रिका के सह संपादक के रूप में काम कर रहे थे। ये सन 1938 के आसपास की बात है, जिस साल कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन हुआ था। कुछ दिन उनके साथ बिता पाने के लिए मैं उनके पास चला गया था, यानी कि वहाँ अपने भाई के पास रहूँगा, ऐसा सोच करके लेखक वहाँ चला गया था। और समय कौन सा ये बता दिया कि, और वो क्या कर रहे थे ये बता दिया। नई तालीम पत्रिका के सह संपादक के रूप में काम कर रहे थे और कांग्रेस का हरिपुरा का अधिवेशन हुआ था। रेलगाड़ी वर्धा स्टेशन पर रुकती थी। वहाँ से लगभग 5 मील दूर सेवाग्राम तक का फासला इक्के या तांगे में बैठकर तय करना होता था। उस समय ऑटो वगैरह चलते नहीं थे, लेकिन घोड़ा गाड़ी चलती थी, तो उस पर बैठ करके वहाँ तक जाना होता था 5 मील दूर। मैं देर रात सेवाग्राम पहुँचा। एक तो सड़क कच्ची थी, इस पर घुप अंधेरा था। उन दिनों सड़क पर कोई रोशनी नहीं हुआ करती थी। आज की तरह जगह जगह पर बल्ब, ट्यूबलाइट लगा करके सड़कों पर रोशनी नहीं होती थी, बल्कि या तो चांद की रोशनी होती थी थोड़ी बहुत, या व्यक्ति वैसे ही अपने हिसाब से धीरे धीरे अनुमानित रूप से चला करता था। रात देर तक हम बतियाते रहे। भाई ने बताया कि गांधी जी प्रातः 7 बजे घूमने निकलते हैं। इधर हमारे क्वार्टर के सामने से ही वह जाएंगे। कोई भी उनके साथ जा सकता है, तुम भी मन आए तो चले जाना। मैं सकुचाया। सकुचाए लेखक इसलिए कि एक बड़ी हस्ती, एक बड़ी शख्सियत है, और उनके साथ इस तरह से इधर से जाना क्या उचित रहेगा। मैं अकेला उनकी पार्टी के साथ कैसे जा मिलूं, तुम भी साथ चलो। ये उनके मन में एक जिज्ञासा थी, उत्सुकता थी। मैं तो रोज़ ही उन्हें देखता हूँ। भाई ने करवट बदलते हुए कहा, फिर बोला, अच्छा चलूँगा। तो ठीक है, अगर आप अकेले हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं तो मैं आपके संग चलूँगा, ऐसा भैया ने उनको कह दिया। दूसरे दिन में तड़के ही उठ बैठा और कच्ची सड़क पर आंखें गाड़े गांधी जी की राह देखने लगा। अब यहाँ पर देखिए कि मतलब ऊपर भी एक शब्द आया घुप अंधेरा, और यहाँ पर आया तड़के। तो ये खास तौर से देशज भाषा के वो शब्द हैं जो आमतौर पर ग्रामीण परिवेश में बोले जाते हैं, और इन शब्दों की अपनी एक खुशबू, यहाँ पर आप जब पढ़ेंगे इसको लगातार तो आपको अलग तरह से महसूस होगी। एक आत्मीयता, एक जुड़ाव अलग तरह का महसूस होगा। हमने भीष्म साहनी का जब परिचय पढ़ा है पिछली वीडियो में, तो उसमें बताया है कि उर्दू, पंजाबी के शब्दों की महक उनके लेखन में अक्सर दिखाई देती है, जो कि उनके लेखक को
रोचक के साथ साथ विशिष्ट भी बनाने का कार्य करती है। ऐन 7 बजे आश्रम का फाटक लांघकर गांधी जी अपने साथियों के साथ सड़क पर आ गए थे। उन पर नज़र पड़ते ही मैं पुलक उठा। गांधी जी हूबहू वैसे ही लग रहे थे जैसा उन्हें चित्रों में देखा था। यहाँ तक कि कमर के नीचे से लटकती घड़ी भी परिचित सी लगी, यानी कि उनका जो वेशभूषा या रूप रंग है वो देखकर लेखक को बड़ा ही अच्छा लगा, और जैसा अक्सर उनके बारे में सुना और देखा वैसे ही दिखाई दिए। यहाँ पर एक तरह से ये भी कहना चाह रहा है लेखक कि अक्सर क्या है कि तत्कालीन समय और वर्तमान समय की यदि आप तुलना करें तो आज के जो बहुत सारे नेता हैं वो जैसे होते हैं वैसे दिखाई नहीं देते हैं, बल्कि बन ठन के और ज़्यादा रहते हैं, दिखावा ज़्यादा होता है। गांधी जी एक साधारण व्यक्तित्व के लिए जाने जाते हैं, विशिष्ट व्यक्तित्व उनका अलग तरह का है, लेकिन उनका रहन सहन, व्यवहारिक, सामाजिक मिलन वो सब एक सामान्य है, तो उसी तरह वो लगते थे, दिखते थे, रहते थे। बलराज अभी भी बेसुध सो रहे थे। एक चीज़ मैं और स्पष्ट कर दूं आपको, बलराज साहनी फिल्मों में काम करने वाले बड़े अभिनेता के रूप में जाने गए, जो कि भीष्म साहनी के बड़े भैया थे, और गांधी जी के साथ इस तरह से उनका जुड़ाव रहा जैसा कि अभी इस पाठ के अंदर बताया जा रहा है। हम रात देर तक बातें करते रहे थे। मैं उतावला हो रहा था, आखिर मुझसे न रहा गया और मैंने झिकझोर कर उन्हें जगाया। उठो यार, गांधी जी तो आगे भी निकल गए। मैंने तो कहा था तुम अपने आप चले जाना। बलराज आंखें मलते हुए उठ बैठे। मैं अकेला कैसे जाता। अब देखिए, बलराज नियमित रूप से गांधी जी को देख रहे हैं, उनके लिए कोई विशिष्ट उत्सुकता उस तरह की रही नहीं, क्योंकि प्रतिदिन वो देखते हैं और जब काम होता है तब मिल भी लेते हैं। लेकिन लेखक के मन में उत्सुकता थी, चूँकि वो पहली बार उनसे मिल रहे थे, देख रहे थे उन्हें, ये सब चीज़ों के कारण। जिस समय हम बाहर निकले गांधी जी की पार्टी काफ़ी दूर जा चुकी थी। चिंता नहीं करो, हम उनसे जा मिलेंगे और वापसी पर तो उनके साथ ही होंगे। आखिर हम कदम बढ़ाते कुछ ही देर में उनसे जा मिले। गांधी जी ने मुड़कर देखा। भाई ने आगे बढ़कर मेरा परिचय कराया। मेरा भाई है, कल ही रात पहुंचा है। अच्छा, इसे भी घेर लिया? गांधी जी ने हंसकर कहा। नहीं बापू, यह केवल कुछ दिन के लिए मेरे पास आया है। गांधी जी ने मुस्कुराकर मेरी ओर देखा और सिर हिला दिया। यानी कि उनका तात्पर्य था कि जो भी राजनीतिक गतिविधियों में हम जुड़े हुए हैं, शायद इनको भी आपने जोड़ लिया है, तो उन्होंने कहा इनको भी घेर लिया। मैं साथ चलने लगा। गांधी जी के साथ चलने वाले लोगों में से मैंने दो एक को पहचान लिया। डॉक्टर सुशीला नैयर थी और गांधी जी के निजी सचिव महादेव देसाई थे। मैं कभी आसपास देखता, कभी नज़र नीची किए ज़मीन की ओर, गांधी जी की धूल भरी चप्पलों की ओर देखने लगता। मैं गांधी जी से बात करना चाहता था, पर समझ में नहीं आ रहा था कि क्या कहूँ। फिर सहसा ही मुझे सूझ गया। आप बहुत साल पहले हमारे शहर रावलपिंडी में आए थे, मैंने कहा। यानी कि बातचीत करने का एक सहज तरीका यहाँ पर स्पष्ट हो रहा है कि कैसे बातचीत की जाए। गांधी जी रुक गए। उन्होंने मेरी ओर देखा। उनकी आंखों में चमक सी आई और मुस्कुरा कर बोले, याद है मैं कोहाट से रावलपिंडी गया था। मिस्टर जॉन कैसे हैं? वो अंग्रेज़ शासक जो थे उनके बारे में पूछ रहे हैं। मैंने जॉन साहब का नाम सुन रखा था। वे हमारे शहर के जाने माने बैरिस्टर थे, मुस्लिम सज्जन थे। संभवतः गांधी जी उनके यहाँ ठहरे होंगे। फिर सहसा ही गांधी जी के मुंह से निकला, अरे मैं उन दिनों कितना काम कर लेता था, कभी थकता ही नहीं था। हमसे थोड़ा ही पीछे महादेव देसाई मोटा सा लठ उठाए चले आ रहे थे। कोहाट और रावलपिंडी का नाम सुनते ही आगे बढ़ गए और उस दौरे से जुड़ी अपनी यादें सुनाने लगे। एक बार जो सुनाना शुरू कर किया तो आश्रम के फाटक तक सुनाते चले गए। यानी कि अक्सर यही होता है, जब हम किसी से मिलते हैं तो उस समय, स्थान, घटना को लेकर जो भी रोचक घटनाएं हमारे साथ होती है या हमने जो सुनी होती है, उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो महादेव देसाई भी उनकी चर्चाएं करने लगे। किसी किसी वक्त गांधी जी बीच में हंसते हुए कुछ कहते हुए बहुत धीमी आवाज़ में बोलते थे। लगता अपने आप से बातें कर रहे हैं, अपने साथ ही विचार विनिमय कर रहे हैं। उन दिनों को स्वयं भी याद करने लगे हैं। शीघ्र ही वे सब आश्रम के अंदर जा रहे थे, यानी कि चलते जा रहे थे, बातचीत चल रही थी, रुक कर के बात नहीं हो रही थी। मैं सेवाग्राम में लगभग 3 सप्ताह तक रहा।
अक्सर ही प्रातः उस टोली के साथ हो लेता। शाम को प्रार्थना सभा में जा पहुंचा, जहां सभी आश्रमवासी तथा कस्तूरबा एक और को पालती मारे और दोनों हाथ गोद में रखे बैठी होती और बिल्कुल मेरी माँ जैसी लगती है। यानी कि ये प्रक्रिया थी, आश्रम की स्थिति थी। गांधी जी की पत्नी कस्तूरबा माँ एक और पालती लगाकर, वो भी ध्यान या जो भी प्रक्रिया थी आश्रम की उसमें लीन रहती थी। उन दिनों एक जापानी भिक्षु अपने चीवर वस्त्रों में गांधी जी के आश्रम की प्रदक्षिणा करता, लगभग मील भर के घेरे में बार बार अपना मांग बजाता हुआ आगे बढ़ता जाता। मांग गांग है, एक तरह का वाद्य यंत्र है। गांग की आवाज़ हमें दिन में अनेक बार, कभी एक ओर से तो कभी दूसरी ओर से सुनाई देती रहती। उसकी प्रदक्षिणा प्रार्थना के वक्त समाप्त होती, जब वह प्रार्थना स्थल पर पहुंचकर बड़े आदर भाव से गांधी जी को प्रणाम करता और एक ओर को बैठ जाता। यानी कि तत्कालीन समय में गांधी जी के पास बहुत सारे लोग आते थे, उनसे मिलते थे और अलग अलग रूप में अपनी प्रतिक्रियाएं वहाँ पर देते थे। तो एक जापानी भिक्षु भी आया हुआ था, उसके बारे में बता रहे हैं। उन्हीं दिनों सेवाग्राम में अनेक जाने माने देशभक्त देखने को मिले। पृथ्वी सिंह आज़ाद आए हुए थे, जिनके मुंह से वह सारा किस्सा सुनने को मिला कि कैसे उन्होंने हथकड़ियाँ समेत भागती रेलगाड़ी में से छलांग लगाई और निकल भागने में सफल हुए और फिर गुमनाम रहकर बरसों तक एक जगह अध्यापन कार्य करते रहे। उन्हीं दिनों वहाँ पर मीराबेन थी, खान अब्दुल गफ्फार खान हुए थे, कुछ दिन के लिए राजेंद्र बाबू भी आए थे। उनके रहते यह नहीं लगा था कि सेवाग्राम दूर पार का कस्बा हो। अर्थात गांधी जी के आश्रम में तत्कालीन समय के राजनीतिक, साहित्यकार, समाजसेवी सभी लोग समय समय पर आते रहते थे, गांधी जी से विचार विमर्श करते रहते थे। तो लेखक ये कह रहा है कि ऐसा लगा जैसे कि यहाँ कोई बहुत दूर नहीं आया हूँ, बल्कि वो तमाम देश के लोग जो इस समय लगातार काम कर रहे हैं, चर्चित हैं, वो सब यहाँ आते रहते हैं और उनकी बातें, उनके किस्से, उनकी घटनाएं सुन करके बड़ा अच्छा लगता था, कुछ सीखने को मिलता था। तो विद्यार्थियों, वीडियो को यहीं हम रोकते हैं, चूँकि वीडियो लंबी हो जाएगी और शेष पार्ट अगली वीडियो में। वीडियो आपने पूरी देखी, इसके लिए धन्यवाद। आशा करते हैं आपके लिए लाभान्वित होगी। आपके मन में यदि कोई सवाल है, कोई जिज्ञासा है, कोई प्रश्न है, तो आप कमेंट्स के माध्यम से पूछिए, हम उसका समाधान करने का प्रयास करेंगे। और वीडियो यदि अच्छी लगी हो तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार।